तो हेलो दोस्तों, सीटेट के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए इसी बात से आज के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न है, आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे और बनने के बाद आंसर कमेंट करेंगे। पहला प्रश्न है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर है। तो सबसे छोटा सार्वगुणज किसी भी संख्या का निकालने के लिए कहे तो उन संख्या का एलसीएम होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए, वही सबसे छोटा सार्वगुणज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4, 5 और 6 का सार्वगुणज जब निकालेंगे तो इन तीनों संख्या का एलसीएम होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 5 और 6 का, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। उसी प्रकार 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालेंगे तो इनका भी जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 90। यानी 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज 60 और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज 90 होगा। अब कह रहा है सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर क्या है। तो अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो 90 माइनस 60, जब 90 माइनस 60 करेंगे तो यह 30 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, 30 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। इसको हम लोग को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 210 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 210 को जब हम लोग इसको फैक्टर में निकालेंगे तो 2 बार में लगेगा और 105 से लग जाएगा, फिर से 3 बार में लग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 गुना 5 15, फिर 5 से लग जाएगा, 5 गुना 7 35। यानी 210 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 7। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, योग के लिए क्या करेंगे, योग के लिए हम लोग करेंगे 2 को कैसे लिखेंगे, तो 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए किसी भी संख्या के पावर में कुछ नहीं होने से हम लोग 1 रख सकते हैं, आपस में 1 रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो योग के लिए हम लोग को जितना भी पावर है 0 से प्रारंभ करना है और उसके पावर तक जितना भी संख्या है वहां तक जाना है। कैसे, तो देखिए 2 पर पावर 0 से प्रारंभ करना है, प्लस करेंगे, 2 पर पावर 1 तक है तो 1 लिखेंगे। अगर यह 2 तक रहता तो 2 फिर प्लस देते, 2 पर पावर 2 लिखते। अगर पावर में 3 रहता तो फिर 0 से स्टार्ट करते, पावर में 1 2 3 तक जाते। ठीक है, अब गुना है तो यहाँ फिर लिखेंगे गुना 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हो जाएगा 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। अब 7 को उसी प्रकार जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 पर पावर 0 प्लस 7 पर पावर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको 2, किसी भी संख्या पर पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू निकल कर आता है 1, और 1 प्लस 2 पर पावर 1 2 हो जाएगा। यानी 1 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी तरह 3 पावर 0 तो 1 हो जाएगा प्लस 3, उसी तरह यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 5 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 7 और यहाँ पर 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 3 चौका 12 छक्के 72 और गुना 8 करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 576। ठीक है, तो 576 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप आपस में बराबर हैं। ठीक है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप आपस में बराबर हैं। अब कह रहा है वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का 2 गुना कितना होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। उसके बाद कह रहा है वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे, वर्ग का भुजा यहां से निकल जाएगा, लिखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, भुजा को ये मान लिए। ठीक है, अब देखिए वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 96 सेंटीमीटर
और इसके बराबर 4 इंटू भुजा, यानी जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो 24 चौका 96 हो जाएगा, यानी ए बराबर 24 हो जाएगा। वर्ग के भुजा का माप हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब सवाल में कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है, ठीक है। आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो हम लोग यहाँ से आयत का चौड़ाई निकाल लेंगे। आयत का चौड़ाई क्या हो जाएगा? आयत का चौड़ाई, सवाल कह रहा है कि आयत का जो चौड़ाई है वर्ग के भुजा से, इस वाला वर्ग के भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग का भुजा 24 है और इसमें 4 सेंटीमीटर जब हम लोग माइनस कर देंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यह आयत का चौड़ाई हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना कितना होगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सभी को पता है लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमारे पास चौड़ाई है, लंबाई निकालने के लिए हम लोग आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है। अब देखिए परिमाप कितना हो जाएगा? तो 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सवाल खुद कह रहा है कि आयत का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो जो वर्ग का परिमाप है वही आयत का परिमाप होगा, और वर्ग का परिमाप कितना है? 96। तो आयत का भी परिमाप 96 के बराबर होगा। और यहाँ पर 2 इंटू लंबाई तो हमको निकालना ही है, तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगा प्लस चौड़ाई के जगह पर हम लोग कितना निकाले हैं? तो यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 से 96 काटेंगे तो 48 दूना 96। अब देखिए 48 बराबर लंबाई प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए लंबाई बराबर हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 माइनस 20, तो यहाँ निकल कर आ जाएगा 28, या फिर नीचे ही लिख देते हैं, लंबाई कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है सवाल में कि यहाँ पर देखिए आप लोग, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना कितना होगा। तो सबसे पहले आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। लंबाई कितना है? 28, और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 20। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा, और 1 0 यहाँ से बैठा देंगे। अब देखिए 560 है। सवाल कह रहा था, सवाल में अगर कहता कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा तब तो यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं कह रहा, क्षेत्रफल का 2 गुना कितना होगा। तो क्षेत्रफल जितना है उसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से जब हम लोग यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 गुना 2 112, और 1 0 यहाँ से, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, यानी 1120, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी बना भी लिए होंगे। 3.1/3 में कितने 1/6 हैं? अगर एग्जाम्पल हम आप सभी को दें, कहेगा बताइए 10 में कितना 2 है, 10 में कितना 2 रुपया है, 10 रुपया में कितना 2 रुपया है। तो 10 रुपया में कोई भी जानता है कि 5 2 रुपया का सिक्का होगा। कैसे करेंगे? 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में आएगा, ठीक है। तो जस्ट यही चीज इस सवाल में कहा जा रहा है। 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो 3 गुना 3 9, और 1 ऐड करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 1/6, तो क्या करेंगे? हम लोग भाग देंगे 1 कितने 6 से। अब देखिए 10/3, और यह भागा को जब हम लोग गुना में बदलेंगे तो 6 ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा। ये दोनों का प्लेस आपस में चेंज हो जाता है भागा से जब हम लोग गुना में बदलते हैं। तो इसको जब हम लोग काटेंगे 3 से 2 बार में, और 10 गुना 2 20 हो जाएगा। यानी 3.1/3 में कितने 1/6 हैं? तो 20 1/6 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। 4 यहाँ पर है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यह प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है, आप सभी को यह प्रश्न याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 और 2/3 को 2/3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 90 डिग्री को ही समकोण कहा जाता है, तो 90 डिग्री से गुना कर देंगे, यही डिग्री का संख्या जो भी होगा निकल कर आ जाएगा। 3 चौका 12 2 14,
बटा 3 गुने 90। 90 3 से जब काटेंगे तो 30 बार में, और 14 गुना 30 जब करेंगे 14 गुने 30 तो 14 तिया 42 और 1 जीरो यहाँ से, ठीक है, तो 420 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल, कितना का शेषफल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो 12,112 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप सभी भाग देके देख लीजिएगा, इसका एक शेषफल 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह 13,223 को जब हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे, 13,223 को जब हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल 2 निकल कर आएगा। अब कह रहा है इनके प्राप्त शेषफलों का योग, योग मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, योग मतलब जोड़ होता है, यानी इन दोनों का जो शेषफल निकला है इनका योगफल क्या होगा। तो योगफल के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो योगफल के लिए पहला का आया था 1 और इसका 2 बराबर 3, 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लकड़ी के बक्सों में कुल 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है, तो पुस्तकों को पैक करने के लिए, यहाँ बक्सा होगा, बक्सों का कुल मूल्य होगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, यहां से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया है कि कुल पुस्तकों की संख्या कितना है, कुल पुस्तक का संख्या था 10,290। आप सभी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, कुल पुस्तक जो बक्सा में पैक करना है उनकी संख्या है 10,290। उसके बाद कह रहा है एक बक्सा में 98 पुस्तक आता है। एक बक्सा में कितना पुस्तक, तो एक बक्सा में 98 पुस्तक आता है। उसके बाद कह रहा था कि एक बक्से का मूल्य दिया हुआ है 518। सबसे पहले, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल पुस्तक का संख्या दिया हुआ है 10,290 और एक बक्सा में 98 पुस्तक पैक किया जा सकता है, तो कुल बक्सों की संख्या यहां से सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, कुल बक्सा कितना हो जाएगा। तो टोटल पुस्तक को एक बक्सा में आने वाला पुस्तकों की संख्या से अगर भाग दे दें तो कुल बक्से की संख्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 10,290 कुल पुस्तक है और एक बक्सा में कितना पुस्तक आ रहा है, 98। इसको 98 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में ही कटेगा, 98 गुना 1 करेंगे तो 98, 4 और 0 यहाँ पर 5, यानी 105 टोटल बक्सा है। कुल बक्सों की संख्या 105। अब देखिए एक बक्सा का मूल्य दिया हुआ है, एक बक्सा का मूल्य, एक बक्सा का मूल्य हम लोग को दिया हुआ है कितना, 518 रुपया, ठीक है। एक बक्सा का मूल्य 518 रुपया, तो बताइए 105 बक्से का मूल्य क्या होगा। सवाल यही कह रहा था कि कुल बक्सों का मूल्य कितना होगा, तो कुल बक्सा हम लोग निकाले 105 और एक बक्सा का मूल्य 518, तो कुल मूल्य, बक्सा का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, बक्सा का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, तो टोटल बक्सा को 105 बक्सा को एक बक्से के मूल्य से अगर हम लोग गुना कर दें तो कुल मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो दोस्तों जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 54 और 390, ठीक है। इस प्रश्न का राइट उत्तर 54,390 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 54,390 ऑप्शन में कितने नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो 54,390 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।